G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कश्मीर एक फोकल स्पॉट था। वो अरेस्ट हो गए और अभी भी जेलों में बंद है। 9 की बात है, हमने इसमें एक रेगुलर पॉलिसी बनाई फिर 2009 में। हम KNS के लिए जो आपने कीमती वक्त दिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। सर सबसे पहले बात करेंगे G20 के हवाले से। जिस तरीके से G20 का सेगमेंट जो है कश्मीर में मुनक्किद हुआ था, तो आप किस नज़रिए से देखते हो इसको? ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था जी। और जो बखूबी अंजाम हुआ और उसमें काफ़ी चैलेंजेस थी, ख़ासतौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लिए। और उसमें पुलिस ने और सिक्योरिटी विंग ने, लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ख़ास तौर पे जो पेरिफेरल एरियाज़ में डिप्लॉयड थे, और ओवरऑल जो CI ग्रिड का फंक्शन था जिसमें आर्मी भी शामिल है, RR भी शामिल है, उनका बड़ा ज़बरदस्त काम रहा, जिस वजह से तमाम जो उनके इंगेजमेंट्स थे, G20 के रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे वो बड़े अच्छे तरीके से निभे, पुरअमन तरीके से, और एक पॉजिटिव मैसेज वर्ल्ड ओवर गया। इसको हमने इस नज़रिए से भी देखना है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे G20 समिट ना हो जाए और बाइकआउट की कॉल दे दी उन्होंने, ख़ास तौर पे OIC कंट्रीज़ को। लेकिन OIC कंट्रीज़ में जो टर्की और सऊदी अरबिया है जो उसमें थी, उन्होंने अपने प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए, इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे। लेकिन बाकी और OIC कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उनने फुल तरीके से उसमें शिरकत की। चाइना का तो रोल पता ही था, चाइना तो उनका तो पहले ही उनका फॉरेन पॉलिसी उसी पे चल रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के इवेंट्स में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए वो कोई बात नहीं थी, उसमें कोई ख़ास सरप्राइज़ नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया वर्ल्ड ओवर कि इंटरनेशनल इवेंट्स, और ये ख़ास तौर पे टूरिज़म की कॉन्फ्रेंस थी और टूरिज़म के लिहाज से कश्मीर के लिए बहुत अहम थी। अब इसमें डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या बाकी जो सिक्योरिटी एडवांटेज छोड़ के जो एक पॉजिटिव मैसेज उस लिहाज से गई। लेकिन मैं ख़ास तौर पे एक बात एम्फेसाइज करना चाहूँगा इसमें, चूँकि ये कॉन्फ्रेंस थी टूरिज़म के रिलेटेड, और टूरिज़म एक बहुत बढ़िया ज़रिया है कश्मीर में रेवेन्यू का, एम्प्लॉयमेंट का, और पोटेंशियल भी बहुत है टूरिज़म का कश्मीर में। अगर देखा जाए कश्मीर वैली का एक एक स्पॉट टूरिज़म के एंगल से डेवलप किया जा सकता है। दिक्कत अगर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है और इन्वेस्टमेंट की है, और ये जो गवर्नमेंट ने काम किया, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज़म के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन्होंने ख़ुद देखा, उन्हें कश्मीर की जो बेहतरीन खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी, वो उन्होंने खुद देखी, मौसम देखा और हालात भी देखे, और इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है टूरिज़म को, जिससे लोकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और खुशहाली भी होगी। कितना फ़रोग़ मिल सकता है टूरिज़म को, ख़ास तौर से कश्मीर की बात की जाए? देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, काफ़ी लगभग 60 डेलीगेट्स आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स, उसके अलावा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे ही थे। तो ये इन रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए एक जो मैसेज आएगी वो तो है ही, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हम इवेंट करके फिर भूल जाते हैं, हम फिर वो लेड बैक एटीट्यूड रहता है। इसको अब फॉलोअप की ज़रूरत है। जब तक इसको फॉलोअप नहीं किया जाएगा, जो यहाँ पे डेलीगेट आए थे और जो उनके साथ लाइजन में थे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे या गवर्नमेंट ऑफ J&K के थे, उन अफसरों ने और या उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनके साथ कॉन्स्टेंटली लाइजन में रहना चाहिए, ताकि इसको मज़ीद फॉलोअप एक्शन लेके उसके पाए तकमील तक लिया जा सके। वहीं सर कुछ लोगों का, ख़ास तौर से जम्मू सूबे के लोगों का ये मानना है कि G20 का इजलास जो है, एक मीटिंग जम्मू में भी होनी चाहिए, जम्मू को भी जो है टूरिज़म में बूस्ट मिलता। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर तो एक यूनियन टेरिटरी है या फॉर्मर स्टेट भी कहते हैं, और आइंदा भी उम्मीद है कि ये स्टेट दोबारा बन जाएगा।
तो इसलिए अगर स्टेट के हम अलग अलग हिस्से नहीं कर सकते हैं, अब टूरिज़म के हिसाब से अगर देखा जाए या मौसम के हिसाब भी देखा जाए, जब ये G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कश्मीर एक फोकल स्पॉट था। ये नहीं है कि जम्मू में टूरिज़म स्पॉट्स नहीं है। अगर जम्मू में टूरिज़म के लिहाज से देखा जाए तो पत्नी टॉप हैं, सुरिंसर हैं, भद्रवाह के इलाके हैं, किश्तवाड़ के इलाके हैं, पुंछ राजौरी के भी अपर रीचेस हैं जिनमें पोटेंशियल है काफ़ी, लेकिन वहाँ अभी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि उस टाइप की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो सके। कश्मीर में अगर टूरिज़म डेवलप हो जाएगा, जम्मू में भी साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि जो बेनिफिट्स जो आएंगे वो पूरे स्टेट को आ जाएंगे फाइनली। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई इवेंट श्रीनगर में होता है, कोई जम्मू में होता है, तो ये तो एक आम बात है। इसमें लोगों को एक पर्टिकुलर लेंस से नहीं देखना चाहिए कि जो वहाँ पे है वो यहाँ भी होना चाहिए, या जम्मू में है वो कश्मीर में भी होना चाहिए। ऐसे तो देखना तो ओवरऑल स्टेट का देखना चाहिए, ओवरऑल कंट्री का देखना चाहिए, फ़ायदे में क्या है। जिस तरीके से अगर राजौरी के डांगरी इलाके में जो इंसिडेंस हुआ था, उनकी जो फैमिली भी, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा, उन्होंने कहा कि हमें वो हुकूक नहीं दी जा रहे हैं, रिलीफ के हवाले से उन्होंने बात की, तो क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन चूँकि टेररिज्म स्टेट में है और ऐसे इंसिडेंट पिछले 30 साल से हो रहे हैं। हालांकि पुंछ राजौरी में शांति थी, तो पाकिस्तान ने जो एक कार्रवाई की कि पुंछ राजौरी अगर खामोश है, अगर खुशहाली के रास्ते पे चल रहा है, इसको भी डिस्टर्ब किया जाए, तो वहाँ पे ये टेरर इंसिडेंट हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि उनको जो ड्यूज़, चाहे जो अनाउंस किए गए या एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स उनको ड्यू है, क्योंकि वो टेररिज्म का शिकार हुए, वो डिस्बर्समेंट के लिए उनको फिर सरकारी अफसरों के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, उनको घर पे मुहैया होना चाहिए। एक तो हर एक शहरी की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी स्टेट को है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हालात जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं कि टेररिज्म अभी पूरी तरह से निपटा नहीं गया, टेररिज्म इंसिडेंट हो रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये सिविलियन भी इसमें शिकार हो गए। बाकी पुलिस या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी सेक्रीफाइसेस दे रही है पिछले 32 साल से, लेकिन सिविलियंस भी काफ़ी इसमें जाँ बहक हो गए। तो इसलिए गवर्नमेंट का काम है कि जो भी एक्सग्रेशा देना है या जो भी इमदाद इनको ड्यू है, वो फ़ौरन से पेशतर मिलनी चाहिए, तभी एक लोगों में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। जो उनकी डेथ्स हुई है फैमिली में, वो रिप्लेस तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब फैमिली बिल्कुल ना बैठ जाए, बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट का सहारा उनको ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि अब उनके फैमिलीज़ जो क्रैश में भी गए हैं, तो गवर्नमेंट इसमें जो भी सरकारी एहलकार हैं जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है, वो एकदम इसको अटेंड कर लेंगे और मुनासिब कार्रवाई कर लेंगे। वहीं सर अब बात करेंगे जिस तरीके से वादी कश्मीर में जो नौजवानों के हाथ में पत्थर होता है, कहीं ना कहीं पत्थरबाजी जो है बंद हुई। आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर आम शहरी को जो अब अमन का रास्ता अपना रहे हैं? देखिए, आम शहरी बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है। अगर आम शहरी का इंक्लिनेशन नहीं हो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जाने का, तो बाकी कोई कितना भी उकसाए तो वो नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सी कंट्रीज़ में जहाँ पे पथराव शथराव नहीं होता है, वहाँ पे अगर कोई चाहेगा भी उनको बहकाना, तो नहीं बहकते हैं। इसलिए आम शहरी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल आता है इसमें। लेकिन अब उसमें अगर कोई नौजवान इसमें बहक जाते हैं पैसे की लालच में, या उसमें फंडामेंटलिज्म आता है, या उनके किसी सोच में चेंज आती है, या बहकाव में आते हैं, तो उसमें अब गवर्नमेंट एजेंसीज का काम आता है। उसमें सिक्योरिटी फोर्स भी आती है, पुलिस भी आता है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि ये जो फंडिंग चैनल्स है, इसमें जो नौजवानों तक पैसा पहुँचाती थी, उनको पथराव करने में मुलविस करवा, पहले भी जब 2010 में काफ़ी स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट हुए और अनफॉर्चुनेटली उसमें कई बार फायरिंग भी हुई, जिसमें सिविलियन कुछ जाँ बहक हो गए।
उनके जब अरेस्ट कुछ हो गई, कुछ जो उनके जो ख़ास रिंग लीडर्स थे, जब वो अरेस्ट हो गए और उनके तलाशियाँ भी ली गई, तो उसमें बाज़ाब्ता एक मैकेनिज़्म था कि बाहर से पैसा आता था बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, और उसमें लोकल बैंक उसमें इस्तेमाल होते थे और उनके थ्रू पैसा निकाल के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और अब पिछले लगभग 3-4 साल से हमने देखा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने जो कार्रवाइयाँ की, जगह जगह उनकी जहाँ जहाँ लोगों पैकेट में वो अरेस्ट हो गए और अभी भी जेलों में बंद हैं, और एक स्टर्न मैसेज उससे गया कि ये हम नहीं होने देंगे। जब रूट काजी उसका ख़त्म हो गया तो जो नौजवान अभी भी इस जहनी माहौल में थे कि वो पैसे के अवज़ में पथराव में शामिल हो सकते थे, उनके लिए भी दरवाज़े बंद हो गए। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे उन एजेंसीज़ को, सिविलियंस के अलावा उन एजेंसीज़ को क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने फंडिंग चैनल्स को चोक करने में बड़ा अहम रोल निभाया। और वो मैंने बताया कि उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स का अरेस्ट, जो बड़े बड़े नामी लीडर थे जो अभी भी तिहाड़ जेल और बाकी जेलों में बंद हैं, उनको अरेस्ट किया गया। जिनके ख़िलाफ़ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ का एविडेंस भी थी, उनको भी बंद किया गया। और जो एनआईए एक्टिव हो गई एनफोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई के साथ मिलके, उसका नतीजे में ये सारा कुछ कार्रवाई हो गई। वहीं सर बात करेंगे एसपीओज़ को लेकर, कहीं ना कहीं वो भी जिस तरीके से पुलिस का एक शख्स जो है ड्यूटी निभा रहा है, वैसे ही एसपीओज़ भी ड्यूटी करता है, और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि सैलरी भी बहुत कम है, परमानेंट कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो आप किस नज़र से देख रहे हो एसपीओज़ को? देखिए, एसपीओज़ का एक अहम रोल रहा है कि जब एसपीओज़ तो जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है तब से एसपीओज़ पुलिस के साथ साथ काम करते रहे हैं, और लेकिन वो जनरल ड्यूटीज़ या इंटेलिजेंस कलेक्शन या बाकी उस टाइप के काम पे लगे रहते थे। लेकिन इनका जो काम फोर फ्रंट में आया वो 96 के एंड या 97 में ख़ास तौर पे आया इनका फोर फ्रंट में। पुंछ में वहाँ पे गुंडी विलेज है, फजलाबाद जिसको कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी। और वहाँ साथ में वो काका हिल्स भी है, वहाँ से टेररिस्ट आते थे, उनके हाइड आउट्स वहाँ पे थे। बाद में काका हिल्स में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ जिससे वो उसको रीजन को साफ़ किया गया टेररिस्ट से। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ था तब तक वहाँ से हाइड आउट से वो नीचे आते थे और टेररिस्ट एक्टिविटी या माइनॉरिटी किलिंग्स करके टेररिस्ट फिर कई बार वो सिक्योरिटी फोर्स के एनकाउंटर में मारे भी जाते थे, कई बार वो भागने में कामयाब भी होते थे। तो हमने एक सबसे उस टाइम में आईजी जम्मू था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने 300 एसपीओज़ पुंछ और 300 रजौरी के लिए लोकली हमने रिक्रूट किए, उनको शॉर्ट ट्रेनिंग दे दी और उनको एंटी टेररिज्म जॉब पे लगाया पहली बार। उससे पहले एंटी टेररिज्म में एक्टिवली वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। और हमने सबसे पहले ये काम किया कि उनको उन अफेक्टेड जगहों पे लगाया जहाँ पे ये प्रॉब्लम थी पुंछ और रजौरी में, और उसमें एक फजलाबाद भी था जो कॉन्स्टेंटली एक एक्टिव एरिया था मिलिटेंसी के लिहाज से। तो वहाँ पे ये नतीजा हुआ कि जब टेररिस्ट ने फिर वैसी कार्रवाई की, वो फजलाबाद आए, वहाँ फायरिंग की, और उनके फजलाबाद के लड़के वहाँ पे ड्यूटी पे थे एसपीओज़, तो वो तो काम कर ही लिए, लेकिन उनके जो साथ थे घर वाले रिलेशंस, वो ओपनली मिलिटेंसी के खिलाफ बाहर खड़े हो गए। क्योंकि पहले ये लगता था कि ये जो मिलिटेंसी है, लोगों को ये लगता था कि ये टेररिस्ट और आर्मी के बीच में है या पुलिस के बीच में है, हम क्यों इसमें बीच में आए। लेकिन जब लोकल एसपीओज़ सामने खड़े हो गए तब उनको लगा ये तो हम पे भी अटैक हो रहा है इसका मतलब। तो वो बाहर आए, उससे एक रुझान बदल गया कि लोग उसमें पुंछ रजौरी में ख़ास तौर पे टेररिज्म के ख़िलाफ़ खड़े होने शुरू हो गए, और इनका ये रोल कभी बुलाया नहीं जा सकता। और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इनकी तादाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न में बढ़ाती गई, और ये वाले एसपीओ जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस पे जिनको डिप्लॉय किया गया, वो काफ़ी तादाद उनकी बढ़ाई गई, लगभग 25-30 हज़ार तक पहुंच गए फिर आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए बड़ा ज़रूरी ये है कि इनका कैरियर प्लानिंग ऐसे हो ताकि इनको हमेशा होप रहे कि हम एसपीओ बन के आगे बढ़ सकते हैं। सिपाही एक पे रीजन होगा, सिपाही बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे,
और जो भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस होंगे, या चाहे वो इंटेलिजेंस कलेक्शन हो, चाहे ऑपरेशंस हो, तो हमें उसका बाज़ाब्ता रिवार्ड भी मिलेगा। रिवार्ड पैसे की बात नहीं होती है, ये एक एनकरेजमेंट होती है, रिकग्निशन ऑफ वर्क होता है ये रिवार्ड, कि आपका काम किया, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और शाबाशी देते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इन एसपीओज़ का ये कहना है कि आज के दौर में जिस तरीके से कुछ एसपीओज़ को 6,000, 12,000, कुछ को 18,000 जो सीनियर हैं, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हमारा घर नहीं चल पा रहा है। तो उस हवाले से क्या कुछ इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए इनकी तनख्वाही बढ़ाने की? देखिए, इनकी शुरुआत हुई थी 1500 रुपये से, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन तब से इन्फ्लेशन बढ़ गई और प्राइसेस बढ़ गए, और प्राइसेस के हिसाब से फिर 6,000 भी पहुंच गए, और जो इनकी कुछ सर्विस ज़्यादा है उनको 12,000, और जिनकी और ज़्यादा है उनको 18,000। लेकिन उसमें हमने एक गवर्नमेंट से 2009 की बात है, हमने इसमें एक रेगुलर पॉलिसी बनाई फिर 2009 में, कि इनका इंडक्शन रेगुलर पुलिस में होना चाहिए, और उसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया। उसमें इनके जितनी सर्विस एज एसपीओ हो उसके नंबरात मिलते हैं, बाकी हाइट वगैरह जो बाकी चीज़ें उसके नंबरात मिलते हैं, एजुकेशन नंबरात मिलते हैं, उस हिसाब से उनको फिर ग्रेजुअली पुलिस फोर्स में लिया जा रहा था। लेकिन अब इनका नंबर बहुत बढ़ गया है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि उस पॉलिसी को, जो रिजर्वेशन पॉलिसी एसपीओज़ के लिए बनाई गई, उसको भी रिवाइज़ किया जाए, और उसमें नंबर अब इनका बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लोग हैं, और इनकी जब हाइट वगैरह जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं कांस्टेबल के लिए, जब वो मीट करते हैं तो इनको पहली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि जो ओपन मार्केट से लड़के आते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगी, और जो तनख्वाह ये बढ़ाई है, ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इनके स्केल रिवाइज़ किए गए, जब 12,000 18,000 रुपये इनका भी पे फिक्स हो गया सर्विस के हिसाब से। लेकिन इनका जो इंडक्शन है पुलिस में, उसको अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें अपवर्ड रिवीजन की ज़रूरत है, और वो एक मुफीद कदम होगा और पॉजिटिव स्टेप होगा, और इसमें ऑपरेशंस में भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जो कीमती वक्त आपने दिया। शुक्रिया बहुत बहुत।